बीए भाग द्वितीय समाजशास्त्र प्रथम मेथड्स इन सोशल रिसर्च विषय में इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं समाज विज्ञान में वैषयिकता एवं वैयक्तिकता के मुद्दे। अभी तक हमने चर्चा की है वैषयिकता क्या है, वैयक्तिकता क्या है, इन दोनों में किस तरह से हम अंतर करते हैं, कैसे इनको समझ सकते हैं, वैषयिकता को कैसे परिभाषित करें, उसका क्या अर्थ है और सामाजिक अनुसंधान में वैषयिकता क्यों आवश्यक है। आज हम बात करेंगे वैषयिकता की प्राप्ति में कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंसेज। समाज विज्ञान में वैषयिकता को प्राप्त करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, अर्थात कठिन है, क्योंकि कितने ही प्रकार के ऐसे तथ्य होते हैं जो अध्ययन की क्रिया को प्रभावित कर देते हैं, दिग्भ्रमित कर देते हैं या उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। अंग्रेज दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने अपनी प्रथम पुस्तक नोवम ऑर्गेनम में बताया है उन तथ्यों के बारे में एवं अभिनतियों के बारे में जो ज्ञान प्राप्ति में उसकी वैषयिकता को पूर्वाग्रह से दूषित करती हैं। इनको 4 भागों में फ्रांसिस बेकन ने विभाजित किया है। पहला उन्होंने बताया है लोक अंधविश्वास, दूसरा कूप मंडूकता, तीसरा हाट अंधविश्वास और चौथा उन्होंने बताया है परंपराश्रित अंधविश्वास। इस तरह से वे ये कहते हैं कि अध्ययनों में अध्ययनकर्ता के एवं सूचनादाता के कुछ पूर्वाग्रह होते हैं और ये पूर्वाग्रह अध्ययन में वैषयिकता की प्राप्ति में बाधा बनते हैं। हम जो भी बाधाएं, जो भी कठिनाइयाँ वैषयिकता में संभावित हैं, उनकी क्रमवार अगर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि जो पहली कठिनाई है वो कठिनाई है सामाजिक मूल्यों का प्रभाव। जो अध्ययन करता है और जो अध्ययन का समूह है, जिस सामाजिक व्यवस्था में वो निवास करते हैं, उसकी कुछ मूल्य परंपराएं हैं। उन मूल्य परंपराओं में विश्वास करते हुए अध्ययन समूह में सम्मिलित इकाइयां सूचनाएं प्रदान करती हैं और अध्ययनकर्ता का जो मूल लक्ष्य है वो भी मूल्य परंपरा से प्रभावित होकर भटक सकता है। इसलिए सबसे जो पहली बात है वो सामाजिक मूल्यों का अध्ययन समूह है और अध्ययनकर्ता दोनों पर ही प्रभाव होता है। इसलिए उनका निरपेक्ष और तटस्थ रहकर, या हम कहें उन सामाजिक मूल्यों के पूर्वाग्रह से वो मुक्त होकर अध्ययन कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो पहली कठिनाई तो यही है, अध्ययन में सामाजिक मूल्यों का परिहार करना। ये पहली कठिनाई है कि कैसे इनका परिहार किया जाए। दूसरी जो कठिनाई है वो भावात्मक मनोवृत्ति का प्रभाव होता है। प्रत्येक अध्ययनकर्ता जिस भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित मानव समूह का अध्ययन करता है, उसके बारे में उसके कुछ भावनाएं, संवेग, उद्वेग होते हैं। वह अपने उन भावात्मक उद्वेगों का या भावात्मक मनोवृत्ति का परिहार उस अध्ययन में करे, ये उसके लिए अपरिहार्य होता है यदि वैषयिक अध्ययन करना है तो। और ये इतना आसान नहीं होता है, ये दुरूह कार्य है प्रत्येक अध्ययनकर्ता के लिए कि वो अपने इमोशंस, सेंटिमेंट्स को किस तरह से उस अध्ययन प्रविधि से दूर रखे। कोई उसे अच्छा लगता है, किसी के बारे में पहले से उसकी धारणाएं नकारात्मक हैं, किसी को वह आंशिक रूप से पसंद कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अध्ययन में सम्मिलित होने की संभावना रहती है। तो ये भी एक बड़ी कठिनाई है। तीसरी जो बात है वैषयिकता की कठिनाई के बारे में वो है विशिष्टतामूलक भ्रांति। विशिष्टतामूलक भ्रांति को अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें कि ये विशिष्टतामूलक भ्रांति क्या है, तो जब भी हम किसी समूह का अध्ययन करते हैं तो उस समूह में से कुछ लोगों से प्राप्त सूचनाओं को पूरे समूह पर लागू करने का हम प्रयास करते हैं। तो ये जो
सैंपल में चयनित इकाइयां हैं वो विशिष्ट इकाइयां होती हैं। अब ये जरूरी नहीं कि सैंपल में चुनी गई विशिष्ट इकाइयां शेष का प्रतिनिधित्व करें, तो ये एक विशिष्टता मूलक भ्रांति की समस्या भी अध्ययन के अंदर संभावित है, जिसका परिहार भी करना पड़ता है। किसी प्रजाति, किसी जाति के समूह के कुछ लोगों पर हम अध्ययन करें और उस प्रजाति और जाति पर संपूर्ण पर हम लागू करें, तो ये निष्कर्ष है वो भ्रामक भी हो सकता है, इसकी संभावना भी रहती है। तो विशिष्टता मूलक भ्रांति की से भी कठिनाइयाँ होती हैं। चौथा जो कठिनाई है वो है भ्रमात्मक प्रतिमाएं या भ्रांतिजनक प्रतिमाएं। हम ये देखते हैं कि विभिन्न अवसरों पर जिन इकाइयों का अध्ययन करते हुए समूह के संदर्भ में निष्कर्ष निकाला जाता है, वे इकाइयां प्रतिनिधित्वपूर्ण होनी चाहिए। ये प्राथमिक आवश्यकता होती है वैषयिक अध्ययन की। अगर हमने इतिहास की, संस्कृति, कला के संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास किया और किसी स्थान विशेष में पर्वत श्रृंखला में पाई गई गुफा में उपस्थित चित्रों के आधार पर हम बात करें, तो जो गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं वो एक तरह से चित्र आम जनजीवन से छुपाकर बनाए गए चित्र हो सकते हैं तत्कालीन समय में, कि वो चित्र सामान्य चित्र नहीं होकर विशेष चित्र हो सकते हैं। तो वो भी एक तरह से हमें भ्रांतिजनक निष्कर्षों की तरफ प्रेरित या आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से किसी मंच पर जो प्रतिमाएं हैं, कहीं किसी बाजार में जो प्रतिमाएं रखी गई हैं, उनके आधार पर अगर हम सामान्य जनमानस का, उस समाज की व्याख्या करने का प्रयास करें तो भी कठिनाई हो सकती है। तो ये प्रतिमाएं किसी विशेष वर्ग का, किसी विशेष विचार का, किसी विशेष समूह का या किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर रची हुई प्रतिमाएं हैं, वो उसी विशेष उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, ना कि संपूर्ण का। तो ये भ्रांतिजनक प्रतिमाएं भी हमें वैषयिक अध्ययन में करने में कठिनाई उपस्थित करती है। हम बात करें अगला जो कठिनाई है उसकी, सामान्य ज्ञान का प्रभाव। प्रत्येक अध्ययनकर्ता अध्ययन समूह से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान पहले से रखता है, जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो सकता है, जो कोई सूचनाएं कहीं पढ़ने लिखने को मिले उन पर आधारित हो सकता है। तो ये जो सामान्य सूचनाओं के आधार पर हमने जो उसकी परिधि के बाहर का ज्ञान प्राप्त किया गया है, वो ज्ञान भी उस समूह के बारे में हमारी पूर्व धारणा को विकसित करता है, जो वास्तविक निष्कर्ष तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। छठी जो कठिनाई है वो अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें हो सकता है। जो भी अनुसंधानकर्ता जिस किसी लक्ष्य से प्रेरित होकर अध्ययन कर रहा है, उसको प्रूव करने के लिए हो सकता है उसने हाइपोथेसिस जानबूझ के इसी तरह की बनाई हो, और अपने उसी हाइपोथेसिस को वो सत्य सिद्ध करने के लिए उसको प्रूव करने वाली या उसका समर्थन करने वाली सूचनाओं का ही वो संकलन कर सकता है। ऐसी सूचनाएं जो विरोधी सूचनाएं हों या जो संशोधन की मांग करती हों, उन सूचनाओं को वो जानबूझकर छोड़ सकता है। तो ये भी हो सकता है कि अनुसंधानकर्ता का अध्ययन में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हित हो, तो ऐसा भी इसमें संभव है। अगली जो कठिनाई है वो नैतिक पक्षपात की होती है। बहुत सारे समूहों को, बहुत सारे मूल्यों को, बहुत सारी विशेषताओं या गुणों को हम अच्छा मानते हैं, बहुत सारी विशेषताओं गुणों को हम नकारात्मक मानते हैं। जिन गुणों को हम सकारात्मक मानते हैं, हो सकता है किसी समूह में हमें वही गुण उभारने का हमने प्रयास किया हो, नकारात्मक गुणों को हमने छोड़ दिया हो। तो ये जो नैतिक मूल्य हैं व्यक्ति के, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको वो पुष्ट करने के लिए भी सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। तो ये नैतिक पक्षपात भी संभव है। जो उसके अपने हैं, जो रीति रिवाज, जो प्रथाएं, जो परंपराएं, जो विश्वास, जो विचार, जो मूल्य उसके अपने समूह के हैं, वो उन्हीं को अच्छा सिद्ध करने का प्रयास कर सकता है। तो ये नैतिक पक्षपात भी इसमें हो सकता है। आठवां जो कठिनाई है वो कठिनाई है रीति रिवाजों तथा सामाजिक दर्शन का प्रभाव। व्यक्ति
जिन रीति रिवाजों, जिस सोशल फिलोसफी में पला बढ़ा होता है एक अनुसंधानकर्ता की हम चर्चा कर रहे हैं, वह उन्हीं रीति रिवाजों और उसी सोशल फिलोसफी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। उसी दर्शन से प्रभावित होकर वह चीज़ों को अच्छे बुरे, सकारात्मक नकारात्मक या प्राप्त करने योग्य और अयोग्य की श्रेणी में उनको सम्मिलित कर सकता है। अगला है पक्षपात तथा विरोधी पक्षपातों की संभावना। उसका अपना पक्षपात हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको वो पसंद नहीं करे, ये भी कठिनाई होती है। अगली कठिनाई के बारे में हम बात कर सकते हैं, बाह्य हितों का हस्तक्षेप। जिस समूह का हम अध्ययन कर रहे हैं उस समूह के अंदर हो सकता है दूसरी कोई शक्तियाँ हों, उनकी भी रुचि हो, तो वे भी परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए किसी तरह का हस्तक्षेप कर सकती हैं, उस समूह की रचना को प्रभावित कर सकती हैं, समय विशेष में उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति को प्रभावित कर सकती हैं, चुनी जाने वाली इकाइयों में कोई हस्तक्षेप वे कर सकती हैं। तो ऐसा भी वैषयिक अध्ययन करने में ये कठिनाई हमें आ सकती है। एक अनुसंधान में अति शीघ्रता। कई बार अनुसंधान व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाता है या जो व्याधि की समस्याएं हैं उनका त्वरित निदान के उद्देश्य से किया जाता है, तो अनुसंधानकर्ता को त्वरित परिणाम चाहिए। जबकि हम जानते हैं समाज में अगर हमें वैषयिक अध्ययन करना है तो उस समाज को विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह से वो व्यवहार करता है, दीर्घकाल तक उसको हमें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तो अगर अतिशीघ्र अध्ययन करना है, अल्पकाल में निष्कर्ष निकालने हैं, तो वे निष्कर्ष वैषयिक हों इसकी संभावना कम हो जाती है। एक ये भी कठिनाई है। अगला है जो सामाजिक प्राय घटनाएं जिन पर कि अध्ययन किया जाता है उनकी प्रवृत्ति प्रकृति भी जटिल होती है। वे प्राकृतिक प्राय घटनाओं की तरह नहीं होती हैं, वे समय के साथ बदलती रहती हैं। तो ये भी एक बड़ी कठिनाई होती है इन सामाजिक प्राय घटनाओं की जटिलता की भी वैषयिकता को प्राप्त करने में। अगली जो कठिनाई जिसको हम मान सकते हैं वो ये है कि सामाजिक प्राय घटनाएं हैं वो हेट्रोजीनियस प्रकार की होती हैं, होमोजीनियस नहीं होती, उनमें विषम रूपता होती है, एक रूपता का अभाव होता है। जब एक रूपता का अभाव होता है ऐसी स्थिति में सैंपल का चयन बहुत मुश्किल होता है और सभी इकाइयों को चयनित करते हुए सूचनाओं को प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगता है। जब तक हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तब तक हो सकता है पहले जिन सूचनाओं को एकत्र किया था जिन इकाइयों से, उनमें कोई किसी तरह का चारित्रिक परिवर्तन आ गया हो। तो ये भी एक बड़ी कठिनाई होती है। एक दूसरी कठिनाई आगे और हम बिंदु पे बात करें तो सामाजिक जो प्राय घटनाएं होती हैं वो गुणात्मक प्रकार की होती हैं और हमें अध्ययन को वैषयिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए उन सूचनाओं को मात्रात्मक में परिवर्तित करना होता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या आती है कि गुणात्मक सूचनाओं को किस तरह से मात्रात्मक रूप में प्रकट किया जाए, क्योंकि घटनाएं हैं वो गुणात्मक प्रकार की होती हैं। एक समस्या ये आती है इसमें कि जो अध्ययन करता है वो अपनी कोई ना कोई वर्ग अथवा जातिगत पृष्ठभूमि और परिस्थिति रखता है। तो ये जो उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थिति है वो उसको अपनी जाति पर केंद्रित रहने की ओर प्रेरित करती है। तो ये जो जातीय केंद्रिता है ये भी एक बड़ी समस्या अध्ययन में, वैषयिक अध्ययन में आती है। और अंतिम अगर हम बात करें तो वो है पक्षपात या झुकाव। अध्ययनकर्ता और अध्ययन समूह जो सूचनादाता है उन दोनों की ही अभिनति तथा उनकी पूर्व धारणाएं। अध्ययनकर्ता समूह के बारे में या किसी विषय के बारे में जो पूर्व धारणाएं रखता है वो बड़ी समस्या है, और अपने समूह को अच्छा सिद्ध करने का, अपने समूह की सकारात्मक विशेषताएं प्रकट करने का अभिनति या झुकाव सूचनादाता में भी होता है, और अगर उसी समूह से अनुसंधान करता है तो उसके सामने भी ये समस्या हो सकती है। इसलिए ये भी एक बड़ी समस्या है कि इस अभिनति और पूर्व धारणा से कैसे बचा जाए। तो ये कुछ कठिनाइयां हैं जो किसी भी अध्ययन को वैषयिक होने में सामने आती हैं, ऑब्जेक्टिविटी में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो अनुसंधानकर्ता की जो स्वयं की अभिनति है, सूचनादाताओं की अभिनति है
निदर्शन चयन संबंधी जो झुकाव है, फिर जिन अनुसंधान पद्धतियों, प्रविधियों और उपकरणों का जो चयन करते हैं वहाँ भी किसी तरह का कोई दोषपूर्ण चयन हो सकता है। जो सूचनाएं एकत्रित हम करते हैं उन सूचनाओं का संकलन दोषपूर्ण हो सकता है। फिर जो वर्गीकरण उनका करना है हमें, जो प्राप्त किए गए डाटा हैं, क्लासिफिकेशन है, उनका वर्गीकरण भी अभिनतिपूर्ण या पक्षपातपूर्ण हो सकता है। यदि अनुसंधानकर्ता का अध्ययन में कोई निहित हित हो तो वो दत्तों का फिर विश्लेषण भी दोषपूर्ण ढंग से करेगा और इसी तरह से उनका जनरलाइजेशन भी वह पक्षपातपूर्ण ढंग से करेगा। तो ये जो समस्याएं हैं अभिनति की और जातीय केंद्रता की,